नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे एमपी टेट वर्ग 3 एग्ज़ाम 2024 की पर्यावरण अध्ययन अर्थात एनवायरमेंटल स्टडीज़ की जो सीरीज़ चल रही है प्रैक्टिस सीरीज़, उस प्रैक्टिस सीरीज़ के अंतर्गत आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं एक मुख्य टॉपिक, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आवास। आवास के अंतर्गत एक सब टॉपिक आता है दोस्तों। इसमें आप देखेंगे तो पशु पक्षी और मनुष्य के लिए है ना विभिन्न आवासों को यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इनसे बनने वाले उन प्रश्नों को अध्ययन करेंगे जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। तो आप वीडियो के अंत तक रहिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये प्रैक्टिस सेट हम 8वां नंबर का प्रैक्टिस सेट लगाने जा रहे हैं। इसके पहले के अगर आपने नहीं लगाया तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा। और मैंने प्रत्येक टॉपिक वाइज कवर किया है। यहाँ पर 40 से 50 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक के कवर किया है। तो आप सारे के सारे लगाइए, क्योंकि आपको भी पता है बहुत जल्द ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है ना। बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो जल्दी से जल्दी सारे के सारे प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा। और जी हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा उन तक जो भाई बंधु एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नों की सीरीज़। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे दोस्तों, सबसे पहले आता है आवास। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आवास का अर्थ क्या होता है, आवास की आखिरकार क्या परिभाषा होती है। तो सिंपल शब्दों में मैं आपको बता दूं कि आवास अगर देखेंगे तो यहाँ पर सभी जीव जंतुओं को अगर रहने के लिए बात करें तो एक आवास की आवश्यकता पड़ती है। आपको भी पता है आवास की आवश्यकता जीव जंतुओं को मुख्य रूप से भरण पोषण तथा उनकी सुरक्षा के लिए होती है। सभी जंतु अपने रहने एवं सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ उपाय करते रहते हैं, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, आवास बोल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए आप, जैसे कि तालाब एक क्या है, आवास जलीय जीव जंतुओं के लिए है ना। समुद्र तट एक प्रकार का क्या है, आवास है ना। कुछ जीव जो रहते हैं, जो तालाब में रहते हैं, तो उन जीवों के लिए वो तालाब क्या है, आवास है। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि आवास की परिभाषा क्या है, आवास का अर्थ क्या होता है। क्लियर है। अब चलिए सीरीज देखिएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है कि वह कौन सा, यहाँ पर देखिएगा, वह भवन संरचना जिसमें निवास किया जाए आवास कहलाता है। यह कथन किसका है। देखिए अलग अलग देखेंगे तो अलग अलग जो ये बोल सकते हैं विद्वान हुए हैं पर्यावरण के क्षेत्र में, उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जिसमें से अगर देखेंगे तो ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है, महत्वपूर्ण अगर बात करें तो ये महत्वपूर्ण परिभाषा है और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा दी गई परिभाषा है आवास की। तो आपको ऑप्शन नंबर डी सी लगाना है और राइट ऑप्शन लगाइएगा और नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और देखिए आवास की परिभाषा और भी देखेंगे तो यहाँ पर और भी विद्वान है। जैसे आप देखेंगे तो ओमा बर्नार्ड सेट के अनुसार वास्तव में जिस स्थान में पारिवारिक जीवन का वातावरण पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, घर या आवास कहते हैं, है ना। आखिरकार अगर हम देखें तो किसी जीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। सीधी सीधी भाषा में आप याद कर सकते हैं, किसी जीव का वह परिवेश जिसमें क्या होता है, ये यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया है, किसी जीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है क्या कहलाता है, उसके लिए आवास या घर कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आवास को परिभाषित करते हुए यह किसने कहा था कि आवास मानव समूह के लिए एक शरण स्थल है जिसमें दीवारें, फर्श, दरवाजे, खिड़कियां, छत आदि होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा, RS देशपांडे। क्लियर है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। वास्तव में जिस स्थान में पारिवारिक जीवन का वातावरण पाया जाता है उसे घर कहते हैं, जिसका सार रूप पारिवारिक जीवन में व्यक्ति संबंध है। यह कथन किसका है। तो देखिए ओमा बर्नार्ड का है, आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण या एक क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के नज़रिए से। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आवास एक मूलभूत आवश्यकता है जो एक सभ्य समाज में स्वीकृत है या आवश्यक है। तो आपको भी पता है सामाजिक विकास के लिए आवास की आवश्यकता होती है, आर्थिक विकास के लिए भी आवश्यकता होती है ना। तो विशेष रूप से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन लगाइएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जिन क्षेत्रों के पादप जीवन में मुख्यतः घास की अधिकता होती है उनसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा घास स्थल। देखिए घास की जो अधिकता वाले जो जीव पादप होते हैं तो उसमें घास स्थल के लिए आवश्यकता होती है ना, यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। घासीय स्थल में पाए जाने वाले जंतु का रंग कैसा होता है। तो यहाँ पर भूरा होता है। कैसा होता है, ये भूरा होता है। राइट ऑप्शन आपको लगाना रहेगा। क्लियर है। अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पर्वतीय आवासों के वृक्ष किस प्रकार के होते हैं। तो पर्वतीय जो आवासों के जो वृक्ष होते हैं दोस्तों, अगर हम बात करें पर्वत, अगर कभी आपने पर्वत और पठार में आपने विजिट किया होगा तो पर्वत जो इलाके होते हैं उसमें जो आपके जो वृक्ष आवासों के वृक्ष
किस प्रकार के होते हैं, तो वो शंकु आकार के होते हैं। इस प्रकार के साइज आप देख सकते हैं, कुछ इस टाइप के साइज में वृक्ष होते हैं आपके, है ना, शंकु के आकार में होते हैं। तो राइट ऑप्शन आप लगा सकते हैं ई नंबर। अगला क्वेश्चन, समुद्र में वास करने वाले, है ना, जीवों की शारीरिक संरचना धारा रेखीय क्यों होती है? देखिए, समुद्र में रहने वाले जीवों की जो संरचना होती है, जल के अंदर तेजी से गति करने के लिए उनकी जो संरचना होती है वो धारा रेखीय होती है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, जलीय पौधों के तनों की विशेषता क्या है? तो इनकी जो विशेषता है दोस्तों, ये सभी क्या होते हैं, लंबा तना होता है, आपको भी पता है, हल्का तना होता है जलीय पौधे वाले, है ना, खोखला तना होता है। इसलिए क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि जलीय जो आवास होते हैं, जैसे समुद्र हो गया, तालाब, झील हो गया, ये क्या है, जलीय आवास है। तो विशेष रूप से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से स्थलीय आवास के उदाहरण हैं। तो स्थलीय आवास के उदाहरण क्या है दोस्तों? देखिए, घास में भी जानवर रहते हैं, आपको पता है, घास फूस में, है ना, वन में भी जानवर रहते हैं, उनके लिए घर है ये, है ना, और पर्वत में भी जानवर रहते हैं। तो ये क्या है, सभी के सभी क्या है, स्थलीय आवास है, स्थल में ही है इनके आवास, है ना। अब जलीय आवास समुद्र हो जाएगा, तालाब हो जाएंगे, ये जलीय आवास हो जाएंगे। समुद्र में रहने वाले जीव जंतु लवणीय जल में सांस लेने हेतु किस गैस का उपयोग करते हैं? तो जल में घुलित जो ऑक्सीजन होती है ना दोस्तों, ऑक्सीजन जो होती है, आपने देखा H2O, है ना, जल जो है किससे बना होता है, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु। तो आपको पता है ऑक्सीजन जो घुलित होती है उसमें पानी में, है ना, पानी में जो ऑक्सीजन घुलित होती है वो जीव जंतु लवणीय जल में सांस लेते हैं उसी में, है ना। अगला देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, सुमेलित करना है आपको। गेंडा जो है कि स्थलीय निवास वाला प्राणी है क्या? सुमेलित नहीं है ना, ये देखना है। या कछुआ जो है केवल जल में रहता है? देखिए, कछुआ केवल जल में नहीं रहता है, आपको भी पता है, केवल जल और थल दोनों में रह सकता है, ये गलत है। पांडा पेड़ में रहता है, केंचुआ जमीन में रहता है। तो ये जो है ये राइट है, जबकि ये क्या है, गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन रहेगा, है ना। और भी देख सकते हैं जीव जंतु में उनके आश्रय स्थल, जैसे मकड़ी हो गया, पूछ सकता कि मकड़ी कहाँ रहता है ना, मकड़ी जाला में रहती है ना। तो चींटी जैसे रहती, चींटी कहाँ पर रहती है, बिल में रहती है ना। और इसके अलावा केंचुआ बिल में रहता है ना, मिट्टी में। मधुमक्खी छत्ती में रहती है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। चलिए, उभयचर किसे कहा जाता है? आप लोग बहुत पहले से जानते हैं उभयचर जंतु किसे कहते हैं, है ना। जैसे मेढक क्या है, एक उभयचर प्राणी है, पानी में रहने वाले, स्थल में रहने वाले, आकाश में रहने वाले। तो मेढक जो है एक क्या है, उभयचर जंतु है, क्योंकि ये जल और थल दोनों में रह सकता है। तो क्या है, स्थल और जल दोनों में रहने वाले जीव जो होते हैं क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, उभयचर जंतु कहलाते हैं। तो आप राइट ऑप्शन लगा लीजिए इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर सुमेलित करना है, गधा, बैल, बकरी, सांप। तो गधा में देखिएगा अस्तबल, है ना, अस्तबल कहाँ रहता है, पहले का ए नंबर हो जाएगा। गधा जो रहता है कहाँ पर रहता है ना, तो अस्तबल में ही रहता है, पहले का ए राइट हो जाएगा। बैल जो रहता है कहाँ, सायवान में रहता है। बकरी वांडा में रहती है। सांप बिल में रहता है, इसलिए सामने के सामने क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, है ना। गाय बैल कहाँ रहता है, सायवाल में रहता है। गधा अस्तबल में रहता है, घोड़ा भी अस्तबल में रहता है। शेर जो होता है, शेर का और याद रख लीजिए, शेर जो रहता है वो माद में रहता है ना। शेर के रहने के स्थान को क्या बोलते हैं, माद बोलते हैं। बिल्ली के रहने के स्थान को क्या बोलते हैं, पिंजरा बोलते हैं। बिल्ली पिंजरे में रहती है ना। और चूहा बिल में रहता है। सुअर सुकर साल में रहता है ना। मुर्गा जो होता है दड़वा में रहती है। खरगोश बिल में रहता है। इस प्रकार से उनकी आश्रय स्थल है, आपको याद रख लेना है। निम्नलिखित में से कौन सी चिड़िया 2 पत्तों को आपस में मिलाकर घर बना लेती है? तो ये दर्जन जो चिड़िया होती है ना दोस्तों, ये 2 पत्तों को मिलाकर अपने घर का यानी आश्रय का निवास बना लेती है, आश्रय बना लेती है। जुलाही चिड़िया को किस नाम से जाना जाता है? वीवर बर्ड के नाम से जाना जाता है ना, वीवर बर्ड, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन झाड़ियों में घोंसला बनाता है? तो झाड़ियों में घोंसला बनाता है आपका फाख्ता, है ना। राइट ऑप्शन लगा लीजिए, फाख्ता, है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपना घोंसला झाड़ियों में पेड़ों की नीची डालियों पर बनाती है? मोरनी, है ना। राइट ऑप्शन लगाइए, मोरनी। अगला क्वेश्चन है, तंबू और टेंट मनुष्य के किस आवास के अंतर्गत आते हैं? तो तंबू जो टेंट होते हैं ना, एक अस्थायी आवास है मनुष्य का। हालांकि आवास तो है लेकिन अस्थायी आवास है ना। तो आपको याद रखना है अस्थायी आवास। देखिए, जलीय यहाँ पर बात कर रहे हैं हम,
पशुओं के विभिन्न आवासों की। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, निम्न में से ज़मीन के अंदर रहने वाला जीव कौन सा है? तो ज़मीन के अंदर कौन सा जीव रहता है बताइए? खरगोश, बिच्छू, सांप नहीं रहता है। देखिए खरगोश जो है बिल में रहता है ना, बिच्छू भी बिल में रहती है, सांप भी बिल में रहता है, चिंपांजी नहीं रहता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा आपका। क्लियर है? अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा उभयचर जीव है? तो उभयचर जीव कौन है? मेढक जल और थल दोनों में रह सकता है, सांप भी जल और थल दोनों में रहते हैं, मगरमच्छ भी रहते हैं। जल और थल में दोनों में रहने वाले जीव ही क्या कहलाते हैं? उभयचर कहलाते हैं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक मछली जल में नहीं रहती है? तो रजत जो मछली है ना दोस्तों, ये जल में रहने वाली मछली नहीं है, आपको याद रखना है। समुद्री गाय जल में रहती है, व्हेल है, स्टारफिश है, सारी की सारी क्या रहते हैं? जल में रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला मज़ेदार क्वेश्चन है, देख लीजिए, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? मकड़ी, मकड़ी का स्थान क्या है? जाला है, बिल्कुल। चींटी कहाँ पर रहती है? छत्ता में थोड़ी रहती है, चींटी बिल में रहती है। दीमक बिल में रहती है क्या? है ना, बिल में। दीमक कहाँ पर रहती है? आप लोग जरा देखिए, दीमक जो होते हैं इसका पेड़ के तनों में इसका निवास स्थान होता है दीमक का, ये बिल में नहीं रहती है। बिल में कौन रहता है? खरगोश रहता है, चूहा रहता है, केंचुआ जो होता है पेड़ के तनों में नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अपन को सुमेलित देखना है, तो मकड़ी जो रहेगी आपका राइट ऑप्शन रहेगा, ये जाला में रहती है ना, बाकी सभी गलत हैं। अगला देखिए, आवास की आवश्यकता विशेषताएं। देखिए आवास की आवश्यकता क्या है? दुनिया में बहुत सारे प्राणी हैं, आप लोगों ने देखा है, और सभी प्राणियों को लगभग लगभग आवास की आवश्यकता होती है। हालांकि आवास मनुष्य की एक मूलभूत भौतिक आवश्यकता होती है। आपको परिवार में अगर आवास की बात करें, है ना, आपने भी पढ़ा होगा कि रोटी, कपड़ा और मकान, है ना, मनुष्य की ये जो होती हैं मूलभूत आवश्यकता होती है। हालांकि हर प्राणी में अगर देखा जाए तो भोजन तो पहले नंबर में माना जाता है ना। तो आपका देखिए, आवास रहने का एक उद्देश्य भी आप समझ सकते हैं कि उद्देश्य भी होता है, एक बृहद उद्देश्य होता है, जैसे सुरक्षा, स्थायित्व मिल जाता है, क्रियाशीलता, समाज की प्रतिष्ठा हो जाती है। किसी के बहुत बड़ा महल बना हुआ तो उसको समाज में अच्छी प्रतिष्ठा मिलती है। अब व्यक्ति की आज़ादी मिल जाती है, कोई अच्छा व्यक्ति संपन्न है, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। देखिएगा अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी घरों में के संबंध में उपयुक्त कथन नहीं है? तो स्थायी घरों में देख लीजिए यहाँ पर, अस्थायी आधार पर लंबी समावधि के लिए निर्मित है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, घर में मनोरंजन के प्रमुख साधन कौन से हैं? तो रेडियो है, टीवी है, कैरम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन रहेगा आपका, है ना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक गुण नहीं है? तो सामाजिक गुण क्या नहीं है आपका? करुणा, विनम्रता, क्रोध। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन लगा लीजिए आप, है ना। सामाजिक गुण नहीं है क्रोध, जबकि करुणा है, दया की भावना, विनम्रता है, बिल्कुल है, त्याग है ना, ये क्या है? सामाजिक गुण है। याद रखना है, सामाजिक गुणों के अंतर्गत ही आते हैं, है ना। चलिए अगला देखिएगा, अगला आवास एक क्या है? संपत्ति है क्या? राजनीतिक है, मनोविज्ञान है, क्या सामाजिक है? देखिए आवास जो होता है एक आर्थिक प्रक्रिया होती है, आर्थिक संपत्ति कहलाती है ना, और अचल संपत्तियों में गिनी जाती है। अगला देखिए, आवासीय समस्याओं के निदान हेतु केंद्र सरकार ने कौन कौन सी नीति तैयार की? तो राष्ट्रीय आवास नीति जो है ये आवास की समस्याओं के निदान के लिए बनाई गई नीति है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय आवास नीति की आवश्यकता क्यों? तो उपरोक्त सभी राइट ऑप्शन लगा लीजिए आप, है ना, तो सभी राइट ऑप्शन लगाइएगा इसका। अगला देखिएगा, स्थानीय इमारतों की सुरक्षा, इमारतें भवन किस उद्देश्य से बनाए जाते हैं? तो ये जो उद्देश्य रहते हैं ना, उपरोक्त सभी इसका राइट ऑप्शन आप लगा लीजिए। स्थानीय इमारतों की सुरक्षा, है ना, निवास हेतु, विश्राम हेतु, है ना, स्थायित्व के लिए, बिल्कुल राइट लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आवास किन प्रवृत्तियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? तो ये स्वास्थ्य, पोषण, श्रम उत्पादकता और ये सभी राइट ऑप्शन आप लगा लीजिए इसका। राष्ट्रीय आवास नीति के प्रमुख लक्षण कौन से हैं? तो ए और बी दोनों, है ना। नगरीय स्लम क्षेत्रों की स्थिति में सुधार लाना, अपर्याप्त सुविधाओं वाले मकानों में रहने वाले लोगों की आवासीय स्थिति में सुधार करना, है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। क्लियर है? अगला देखिए दोस्तों, किस प्रकार के मकानों में सुविधाओं का अभाव मिलता है? देखिए सुविधाओं का अभाव जो कमी होती है छोटे मकानों में मिलती है। आप लोगों ने देखा होगा कि प्राचीन समय में, यानी आप दादा परदादा के मकानों की अगर बात कर रही है तो वो सुविधाएं नहीं मिलती जो आज के समय में मिलती हैं। आज आप देखेंगे तो एक 10 बाई 20 बाई 20 के कमरे में आपको यहाँ पर किचन मिल जाएगी,
यहाँ पर लेटरिन बाथरूम मिल जाएगी आपकी, है ना, यहाँ पर नहाने मिल, मतलब कहने का तात्पर्य है कि आपके एक छोटे से रूम में एक सारी सुविधाएं आपकी अवेलेबल हो जाती थी। आज की बात कर रहे हैं, आधुनिकता की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले जाएंगे दादा परदादा के ज़माने में तो सिर्फ आपका घर हुआ करता था, बाकी आपको पानी के लिए बाहर जाना, वॉशरूम के लिए बाहर जाना, हर चीज़ के लिए बाहर जाना पड़ता था, ये चीज़ें है ना। अगला आपको क्वेश्चन याद रखना, स्थानीय इमारतों का मानव जीवन पर एक निश्चित प्रभाव पड़ता है, क्योंकि और ये देखेंगे ये मानव जीवन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है। इन इमारतों में बहुत से व्यक्ति कार्य करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सार्वजनिक संपत्ति व राष्ट्रीय धरोहर की देखभाल। सार्वजनिक संपत्ति होती है, सार्वजनिक संपत्ति जो होती है वो सबके लिए उपयोगी होती है ना। जैसे कि आप देखेंगे तो सार्वजनिक संपत्ति में स्कूल, कॉलेज, गवर्नमेंट जो होते हैं, सरकारी कॉलेज, है ना, सड़क, ये क्या है, सरकारी नल, ये सब क्या है, सारे सार्वजनिक संपत्ति होती हैं जो राष्ट्रीय धरोहर की देखभाल के लिए होती हैं। चलिए अगला देखिएगा, महत्वपूर्ण धरोहर स्थलों को किसके द्वारा विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया जाता है? यूनेस्को, है ना। देखिए यूनेस्को जो है एक विशेष प्रकार की संस्था है जो वर्ल्ड में अगर देखेंगे विश्व लेवल में तो विश्व धरोहर स्थलों को शामिल करने का काम करते हैं। जैसे हमारे यहाँ खजुराहो है मध्य प्रदेश में, है ना, सांची है ना, इसके अलावा जैसे आगरा में जाएंगे तो ताजमहल है। इस प्रकार से देखेंगे तो ये क्या है, आपके विश्व धरोहर स्थल है ना। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर नेशनल कल्चर फंड की व्यवस्था का उत्तरदायित्व किस मंत्रालय का होता है? तो देखिए ये जो होता है नेशनल कल्चरल जो फंड जो होता है वो संस्कृति मंत्रालय ही करता है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय धरोहर स्थल कौन से हैं? तो ये हैं आगरा का किला है, अजंता की गुफाएं हैं, सांची के बौद्ध स्तूप हैं, ये सभी क्या हो जाएंगे आपका भारत के प्रमुख राष्ट्रीय धरोहर स्थल हो जाएंगे आपके, है ना। आगरा का किला जो है, आगरा का ताजमहल बोल सकते हैं ना, ताजमहल जो है राष्ट्रीय धरोहर है। अजंता गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, सांची का स्तूप बौद्धकालीन है ना, तो ये क्या है, सारे के सारे ये राष्ट्रीय धरोहर है। देखिए राष्ट्रीय धरोहर का तो मतलब समझ रहे हैं, राष्ट्र की धरोहर में है ये, है ना। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय स्थल हैं ये, महाबलीपुरम का स्मारक हुआ है, खजुराहो हुआ है, नंदा देवी अभ्यारण्य, कोणार्क सूर्य मंदिर हुआ है, ये राष्ट्रीय धरोहर है। उत्तम आवास और निर्माण में प्रयुक्त सामग्री, मिट्टी के घर अक्सर कहाँ देखने को मिलते हैं? तो देख लीजिए यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। हालांकि अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिट्टी के मकान नहीं देखते, अब आधुनिकता का युग आ चुका है ना। अगला देखिए क्वेश्चन, बांस और लकड़ी के घर अक्सर किन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं? तो आपको भी पता है कि बांस और लकड़ी के जो घर होते हैं जहाँ ठंड अधिक मात्रा में पड़ता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, वहाँ पर ठंड से बचने के लिए इन घरों का निर्माण किया जाता है। पर्वतारोही 2 तह वाली प्लास्टिक शीट से अपना घर बनाते हैं ताकि उन्हें ठंड न लगने लगे। तो ये देख लीजिए, ये पर्वतारोही जो घर बनाते हैं कैसे बनाते हैं, प्लास्टिक और शीट से बना लेते हैं घर ताकि ठंड से बचा जा सके। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक निर्माण सामग्री है? मिट्टी, राइट ऑप्शन आप लगा लीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं निम्न में से कौन सी निर्माण हेतु मानव निर्मित सामग्री है? तो मानव निर्मित देखिए कौन सी है, सीमेंट मानव निर्मित है, इस्पात भी मानव निर्मित है, कांच भी है, तो सारे के सारे मानव निर्मित ही तो हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। इग्लू जो एक प्रकार का घर होता है ना, का निर्माण किस प्रकार से मिलकर बनता है? तो इग्लू जो घर होता है ना दोस्तों, ये याद रखिएगा, बर्फ़ का घर होता है, बर्फ़ का टीला बोल सकते हैं, है ना। इस प्रकार से चारों की तरफ बर्फ़ होती है और यहाँ पर छोटा सा गेट बना दिया जाता है, उसको क्या बोल दिया जाता है, इग्लू बोल दिया जाता है। सो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। क्लियर है? चलिए देखिए, बर्फ़ के घरों में ये रहता है कि देखिए बर्फीले क्षेत्रों में बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़ों पर जोड़कर उसको क्या कर दिया जाए, एक प्रकार से घर बना दिया जाता है, उसी को हम इग्लू बोल देते हैं, है ना। अगला देख लीजिए, शौचालय की स्वच्छता परिवेश की अच्छी आदतें हैं। देखिए शौचालय क्यों आवश्यक है? आपको बताएं कि स्वच्छता के लिए अभियान भी चलाया था मोदी जी ने, है। तो ये स्वच्छता के लिए आवश्यक है, आपको याद रखना है ना, शौचालय के लिए। देखिए और भी शौचालय होना यहाँ पर और भी आवश्यक क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम में। तो स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है ना। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए क्या आवश्यक है? पर्यावरण की स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, अपने हाथ की सफाई, है ना। इस प्रकार साफ़ सफाई किसकी जिम्मेदारी, ये भी एक क्वेश्चन है। तो ये सरकार की भी है, नागरिकों की भी है ना, ये सब चीज़ें हैं। तो चलिए इस टॉपिक को हमने
टू द पॉइंट कवर किया है, सारे क्वेश्चनों का यहाँ पर अध्ययन किया है। अगर आपने भी 40 के 48 क्वेश्चन लगाते हैं तो ये मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि यहाँ पर ये क्वेश्चन इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद।